आज हम पढ़ने वाले हैं 10वीं का विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग 2 में से और पाठ का नाम है सजीव में जीवन प्रक्रिया भाग 1। मेरा नाम है सरिता सुहास नारदे और स्कूल है मेरा चारकोप सेक्टर 1 म्युनिसिपल हिंदी सेकेंडरी स्कूल कांदिवली वेस्ट। तो जैसे कि हमने आपको सजीव में जीवन प्रक्रिया भाग 1 का अपने पूर्व ज्ञान मतलब जो पहला पार्ट है वो आप लोगों ने पढ़ लिया है। जिसमें आपको बताया गया था कि कैसे सजीवों की जीवन प्रक्रिया में ये होता है और सजीव और उनकी जीवन प्रक्रिया कैसी होती है, उनमें ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है, ये सब उसमें आपको बताया गया था। तो हमने पढ़ा था उसमें ग्लूकोज का विघटन कैसे होता है, फिर ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है और ये सब भाग आपने पढ़ा है। और फिर आज हम पढ़ने वाले हैं भोज्य घटक और प्राप्त होने वाली ऊर्जा, कोशिका विभाजन, एक जीवन प्रक्रिया। तो आप बोलोगे भोज्य घटक क्या होता है? भोज्य घटक मतलब हम जो पोषण लेते हैं, हम जो आहार करते हैं, उसे भोज्य घटक कहा जाता है। मतलब जो भी हम भोजन करते हैं, भोजन करना मतलब खाना जो भी कुछ हम खाते हैं, उसे भोज्य घटक कहा जाता है। और भोज्य घटक मतलब हम खाना क्यों खाते हैं? ये सभी को पता है कि खाना क्यों खाते हैं, उससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। हम जो भी प्रकार का खाना खाते हैं, जिसमें फल है जैसे कि हम भाजी या सब्जी, राइस, दाल जो भी है अपना पूर्ण न जिसे हम कहते हैं मतलब पूरा जो प्लेट हम पहले के ज़माने में देखो पहले दाल, चावल, रोटी, सब्जी और दही ऐसे सब दिया जाता था। क्यों दिया जाता था? क्योंकि ये जो पूर्ण अन्न जिसे हम कहते हैं, वो पूरा हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होता है और उसे खाने से ही हमारे शरीर में जो ऊर्जा आती है, जो हम बोलते हैं ना हम बहुत स्ट्रॉन्ग है जो कि अभी के इस माहौल में तो सबकी इम्यूनिटी पावर बूस्ट होनी ही चाहिए और उसके लिए ये सब चीज़ों की बहुत आवश्यकता है। तो हमें पूर्णान्न की बहुत आवश्यकता है मतलब पूर्ण भोजन हमारा होना चाहिए। नहीं तो कोई-कोई बच्चे बोलते हैं हमें ये पसंद नहीं, वो पसंद नहीं, पर आपके अगर बॉडी डेवलपमेंट हमें करना है, तो कोशिका जो मेन पार्ट अपना होता है शरीर का, जिसे हम कोशिकाएँ कहते हैं। कोशिका मतलब सेल जिसे कहा जाता है, तो उसे हम क्या करते हैं सेल का अगर डेवलपमेंट होना चाहिए, अपने शरीर का वृद्धि होना चाहिए, तो हमें भोजन करना बहुत ही आवश्यक होता है। क्यों करना चाहिए भोजन? ये सभी को पता है, सबको एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो भोजन जो होता है, भोजन के विभिन्न घटकों से हमें अलग-अलग प्रकार के ऊर्जा मिलती है। जैसे कि अगर हमारे भोजन में हमें प्रोटीन या स्निग्ध पदार्थ ये सबका सेवन हमें करना होता है क्योंकि वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। तो जैसे अमीनो अम्ल के कई अणु अभी प्रोटीन क्या होता है? तो अमीनो अम्ल के कई अणु अगर आपस में जुड़कर एक बड़ा-सा उसका महाअणु मतलब एक पार्ट बनता है। जैसे बहुत-बहुत छोटे-छोटे, छोटे-छोटे अणु बना के जैसे एक चॉक बनता है एक आटा हम जैसे गूँथते हैं तो बहुत छोटे-छोटे कण उसमें होते हैं, वो पूरा पाउडर टाइप होता है और उसको हम गूँथते हैं और फिर उसका एक गोला बनाते हैं। तो वैसे ही एक महाअणु बनता है और उसी को हम प्रथिन कहते हैं। प्राणीजन्य पदार्थों से भी जो प्रोटीन प्राप्त होते हैं, कोई अगर नॉन वेजिटेरियन, वेजिटेरियन ऐसे हमारे प्रकार होते हैं। कोई-कोई सिर्फ़ शाकाहारी होते हैं, कोई मांसाहारी होते हैं, कोई दोनों खाते हैं। तो वो सब जो शाकाहार है, चाहे मांसाहार है, वो सबकी ज़रूरत हमारे शरीर को होती है। तो प्राणीजन्य पदार्थों से जो भी हमें प्रोटीन्स मिलते हैं, जिसे हम प्रोटीन कहते हैं, वो बहुत ही अच्छे मतलब फर्स्ट क्लास प्रोटीन उसे कहा जाता है। क्योंकि प्रोटीनों से प्रति ग्राम 4 किलो कैलोरीज़ इतनी ऊर्जा हमें मिलती है। इसीलिए देखो कोई-कोई लोग सिर्फ़ फ्रूट्स या दूध ऐसे भी खाते हैं, पीते हैं सिर्फ़, तो उसमें से भी बहुत मतलब एनर्जी बहुत मिलती है। प्रोटीनों का पाचन होने पर अमीनो अम्ल तैयार होता है। अपने शरीर में क्या तैयार होता है? अमीनो अम्ल का संचार होता है, अमीनो अम्ल तैयार होता है। मतलब हम जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम आप लोगों ने देखा ही होगा जिसे पाचन तंत्र का जो भी एक चार्ट होता है या पूरा अपने शरीर का जो ये होता है उसमें ढाँचा होता है, उसमें आपको समझ में आएगा कि कैसे-कैसे पाचन संस्था उसका कार्य करती है।
तो वो आपने देखा ही होगा, यह अमीनो अम्ल शरीर में अवशोषित किया जाता है और रक्त द्वारा प्रत्येक अंग और कोशिका तक पहुंचाया जाता है। मतलब हमने सिर्फ खा लिया और हो गया ऐसे, मतलब अपना काम तो खत्म हो जाता है, फिर अपने शरीर का काम चालू होता है वहां पे कि उसको उसका पाचन करना। तो उसका पाचन करने में बहुत सारी ग्रंथियां या ग्लैंड्स जो भी अपने शरीर में होती है वो उसमें काम करती है। उसमें अम्ल भी मिक्स होता है और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका पूरा पाचन किया जाता है, और जो बचा-कुचा पार्ट है जो अपने लिए वेस्ट है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में स्टोर करके फिर उसको हम शरीर से बाहर निकाल देते हैं। अलग-अलग अंग और कोशिका उन अमीनो अम्लों से उन्हें या शरीर को आवश्यक ऐसे प्रोटीन तैयार करने के लिए मदद करते हैं। मतलब उनके द्वारा ही हमारे शरीर में प्रोटीनों की निर्मित की जाती है। अभी आप कहोगे कि प्रथिन जो होते हैं, उनका हमारे जो अंग होते हैं, अलग-अलग अंगों में अलग-अलग प्रकार के अमीनो अम्ल बनते हैं। जैसे कि अगर हम देखेंगे, वनस्पतियाँ स्वयं को लगने वाले अमीनो अम्ल खनिजों के नए रूप में तैयार, जैसे मानव में अमीनो अम्ल ह्यूमन में तैयार होते हैं, वैसे ही वनस्पतियों में भी, क्योंकि वनस्पतियों की भी वृद्धि होना ज़रूरी होता है और वनस्पति भी एक सजीव प्राणी है। तो सजीव है, इसीलिए वनस्पतियाँ स्वयं को लगने वाला जो अमीनो अम्ल है वो कहाँ से निर्माण करती, तो खनिजों के रूप से उसमें प्रोटीन की निर्मित होती है या प्रोटीन वो अपने लिए स्टोर करके रखती है। वनस्पति कोशिका के हरित लवकों में पाया जाने वाला रूबिस्को, अभी हरित लवक किसे कहा जाता है, जिसे हम क्रोमोसोम्स कहते हैं, सॉरी क्लोरोफिल कहते हैं। तो उसमें रूबिस्को नामक एक प्रकीर्ण व प्रकृति का सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन उसमें होना होता है, जो ज्यादा करके पत्तों में होता है, क्योंकि पत्ते हरे हरे होते हैं और उसी में उसका खाना बनता है, ऐसे हम बोल सकते हैं जैसे ग्लूकोज बनता है। तो वनस्पतियां भी स्वयं के लिए अगर उनको भी प्रोटीनों की जरूरत होती है, और वही हरी सब्जियां हम भी खाते हैं, तो मतलब क्या, उनके द्वारा भी हमें प्रथिनों की मतलब प्रथिनों का संचय हम हमारे शरीर में कर सकते हैं। तो आप हमारे अलग-अलग जो अंग है, जैसे त्वचा है, त्वचा में मेलानिन और केराटिन नामक अमीनो एसिड्स ये होते हैं, उसमें के बाद बोन्स मतलब हड्डियाँ, उसमें आसिन नामक अमीनो अम्ल बनता है प्रोटीन के पाचन के बाद। उसके बाद कोशिकाएँ हैं, उसमें पटल के प्रोटीन जिसे हम प्रोटीन सेल्स मेम्ब्रेन कहते हैं, और स्वादु ग्रंथि है जिसमें इंसुलिन और ट्रिप्सिन नामक अमीनो एसिड्स बनते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड्स में भी विविध प्रकार के संप्रेरक बनते हैं। और मसल्स मसल्स मतलब स्नायु जो भी है, उसमें एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन होते हैं। और अपने रक्त में हीमोग्लोबिन और एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज मतलब क्या कहते हैं उसको, प्रतिपिंड कहा जाता है। एंटीबॉडीज मतलब प्रतिपिंड, मतलब हीमोग्लोबिन की बहुत आवश्यकता हमारे शरीर और को होती है न, तो अगर उसकी कमी अपने शरीर में अगर है, तो उसे एनीमिक पर्सन कहा जाता है। और फिर अगर उसके शरीर में रक्त का प्रमाण जिसे हम कहते हैं, वो अगर कम है, तो अपना शरीर वाइट पड़ने लगता है, या अपने में एनर्जी नहीं रहती है, वीकनेस आता है, ये सब चीजें होती है। तो जैसे प्रथिनों की हमारे शरीर को आवश्यकता है, वैसे ही स्निग्ध पदार्थ जो हमें दूध, घी, दही, ऐसे मतलब जो मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, उनसे हमें ज़्यादा करके स्निग्ध पदार्थ मिलते हैं। और हम रोज़ के खाद्य में भी, रोज़ के भोजन में भी अगर घी का या दूध का, दही का इस्तेमाल करते हैं, तो अपने सेहत के लिए अच्छा होता है। उसे एक प्रकार का जैसे ये लगा ग्रीसिंग जो होता है अपने शरीर में, तो वो स्निग्ध पदार्थों से ही होता है। तो वो भी हमें बहुत आवश्यक है। स्निग्ध अम्ल और अल्कोहल के अणु विशिष्ट रासायनिक बंधों से जुड़कर बने हुए पदार्थों को स्निग्ध पदार्थ कहते हैं। स्निग्ध पदार्थ किसे कहते हैं? स्निग्धाम्ल और अल्कोहल, ये दोनों का जो रासायनिक बंध बनता है और उसी से जो पदार्थ का निर्माण होता है, उसे हम स्निग्ध पदार्थ कहते हैं। हमारे द्वारा सेवन किए गए स्निग्ध पदार्थों का पाचन होता है और उसका रूपांतरण फिर स्निग्धाम्ल और अल्कोहल में किया जाता है।
स्निग्ध अम्ल का अवशोषण होकर शरीर के सभी भागों में उन्हें पहुंचाया जाता है। जब कि प्रोटीन भी है, जो प्रोटीन्स भी है, वो भी हमारे कार्बोहाइड्रेट्स भी है, तो वो हमें हमारे शरीर को पूरे शरीर तक मतलब एक-एक सेल तक, एक-एक कोशिकाओं तक उसे पहुंचाना ज़रूरी होता है, तभी हमारा शरीर का जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, वो होना होता है अच्छे से। तो स्निग्धाम्ल का भी अवशोषण होकर उसको शरीर के सभी भागों में पहुंचाने की आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग करके विभिन्न कोशिकाएं उनके लिए आवश्यक पदार्थों की निर्मित करती है। उदाहरणार्थ कोशिका का प्रद्रव्य पटल अगर बनाना है, कोशिका सभी को पता है, वो 9th में स्टैंडर्ड में भी आप लोगों ने पढ़ा है और इसका पहला जो पार्ट हुआ है उसमें भी पढ़ा है कि कोशिकाएं कैसी होती है। हर एक प्राणी में कोशिका होती है, चाहे वो एक कोशिकीय प्राणी हो या बहुकोशिकीय प्राणी हो, उसमें कोशिकाएँ होती है। कोशिका में केंद्रक होता है और एक प्रद्रव्य पटल होता है। उसमें एक लिक्विड जैसे भी द्रव्य होता है, उसको प्रद्रव्य कहते हैं और उसके बाहर का जो स्तर होता है, उसे प्रद्रव्य पटल ऐसे कहते हैं। कोशिका का प्रद्रव्य पटल अगर बनाना है, लिपिड अगर उसमें फॉर्म करना है, तो हमें स्निग्धाम्ल की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि स्निग्धाम्ल से ही वो बनाया जाता है। इसके अलावा प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन ये जितने भी संप्रेरक हमारे शरीर में होते हैं, जो अपने वृद्धि के लिए, प्रजनन के लिए या हमारी जो भी काम हम करते हैं दिन उसके लिए जो भी मदद करते हैं, जैसे पाचन तंत्र है, उत्सर्जन है, ये सभी के लिए जो-जो संप्रेरक काम में आते हैं या मदद करते हैं, उनका सबका निर्माण स्निग्ध पदार्थों की मदद से होता है। तो तंत्रिका कोशिका जो होती है, तंत्रिका कोशिका सभी को पता है, उससे हमारा पूरे शरीर का नियंत्रण किया जाता है। तो अक्षतंतु के चारों ओर आवरण बनाने के लिए स्निग्धाम्लों का भी उपयोग किया जाता है। तो आप अगर देखोगे तो हमें जितने कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए उतने ही स्निग्ध अम्ल भी चाहिए, उतने ही स्निग्ध पदार्थ भी खाने चाहिए। इसीलिए हमारे आहार में ये सब चीज़ों का समावेश होना चाहिए। तभी हमारा शरीर जो है वो अच्छी तरह से बॉडी बिल्डअप जो हम कहते हैं वो बन सकता है और हमारी इम्यूनिटी पावर भी अच्छी रह सकती है। तो स्निग्ध पदार्थों से हमें प्रति ग्राम 9 किलो कैलोरीज़ इतनी ऊर्जा मिलती है, रोज़ की आवश्यकता से अधिक ऊर्जा अगर हमें अधिक सेवन किया गया तो स्निग्ध पदार्थ शरीर में चर्बी युक्त पर ज़्यादा नहीं खाने चाहिए, क्योंकि उससे फिर चर्बी भी हमारे शरीर में उसका भी संग्रह होता है, तो फैटनेस बढ़ता है, मोटापा बढ़ सकता है। पर जितनी आवश्यकता है कम से कम थोड़ा बहुत तो भी आप लोगों ने रोज़ मतलब सबको ही रोज थोड़ा बहुत स्निग्ध अम्ल का सेवन करना चाहिए, ज़्यादातर पर नहीं करना चाहिए क्योंकि चर्बीयुक्त संयोजी ऊतकों का भी निर्माण उससे हो सकता है और अपना मोटापा जो शरीर में मोटापा आता है उससे भी ये मतलब एक डिसएडवांटेजेस उसको कह सकते हैं हम, पर वो ज़रूरी है। स्निग्ध अम्ल पूरा बंद नहीं करना है खाने का, उसको वो अपने शरीर के लिए आवश्यक होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि जीवन सत्व मतलब स्निग्धाम्ल चाहिए, प्रथिन चाहिए, सब चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है, पर उसके साथ-साथ हमें जीवन सत्व मतलब विटामिन्स की भी बहुत आवश्यकता अपने शरीर के लिए होती है। अगर आप यहाँ पे देखोगे चित्र में तो दिखाया गया है कि आपको हरी पत्तियों वाली सब्जियाँ भी खानी है, उसके साथ-साथ फल-फूल वाली भी सब्जियाँ खानी है, फ्रूट्स खाने हैं, जो कि हम बोलते हैं कि नहीं मुझे एप्पल ही पसंद है, मुझे टमाटर नहीं अच्छा लगता है, ये नहीं अच्छा लगता है। पर ये चीज़ें मतलब कंप्लेंट्स किसी को करनी नहीं है, ताकि हमारे शरीर की वृद्धि अगर होती तो फ़ायदा हमें ही होने वाला है। और हमारा शरीर अच्छा रहे तो हम अच्छे समय तक उसको मतलब हम हेल्दी रह सकते हैं। तो आरोग्य अगर आपका अच्छा रखना है, स्वास्थ्य अच्छा रखना है, तो आपको ये सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो जीवन सत्व के भी बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे कि विटामिन ए है, जीवन सत्व ए है, बी12, सी, डी, ई, के ऐसे अलग-अलग प्रकार के जीवन सत्व हमें चाहिए होते हैं और उ उसका सेवन हमें करना चाहिए। तो ऐसे गिन-चुन के नहीं कर सकते, पर सब चीज़ें अगर खाते हैं हम लोग, तो उसका सेवन ऑटोमेटिकली हम करते हैं।
तो अगर जीवन सत्व के कमी से भी हमें बहुत सारे डिसऑर्डर भी हो सकते हैं। इसीलिए अगर कभी हम किसी को अगर स्कर्वी हुआ है या किडनी प्रॉब्लम्स है या लिवर डिसऑर्डर है, एनीमिया है, तो डॉक्टर्स हमें विटामिन्स के इंजेक्शंस भी देते हैं, टैबलेट्स देते हैं और साथ में साथ आपका जो आहार है, जो पोषक आहार है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसको ही आपको मेंटेन रखना है, तो हम इन सब चीज़ों से दूर रह सकते हैं। तो विटामिन ए जो है, उसकी अगर कमी हमारे शरीर में है, तो हमें आई डिसऑर्डर मतलब आँखों का प्रॉब्लम हो सकता है, स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, इसीलिए ज़्यादा करके गाजर वगैरह ये खाना चाहिए, तो उसमें विटामिन ज़्यादातर के होता है। उसके बाद है विटामिन बी9, उसके अगर ये हुआ कमी है तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो सकते हैं, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ सकते हैं, क्योंकि एक प्रेग्नेंट वुमन जो होती है, महिला जो होती है, उसको अपने साथ-साथ अपने पेट में जो पलने वाला बच्चा है, उसका भी ध्यान रखना होता है, उसको भी सब तरीके के पोषक तत्व मिलने चाहिए। उसके बाद बी विटामिन बी12 है, जो कि हमें रिलीफ या सिम्पटम्स जो भी है मतलब एनीमिया है, किडनी या लिवर डिसऑर्डर्स जो है, वो उसकी कमी से होते हैं। तो हमें बी12 के लिए फिश वगैरह जो हम खाते हैं, वो खाना चाहिए। उसके बाद विटामिन सी, तो अभी तो कोरोना काल में सबको विटामिन सी की ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसके लिए जो भी जूसी फ्रूट है जैसे कि अ, कीवी है या आमला है, ये सब जो जो विटामिन सी वाले ऑरेंजेस है, ये सब फ्रूट्स हमने खाने चाहिए। तो वो ट्रीट करता है स्कर्वी, कैंसर एंड कॉमन कोल्ड जो होता है, वो अगर उसकी कमी है तो हमारे में हो सकता है। उसके बाद विटामिन डी जो हमें सनराइज़ से मिलता है, मतलब छोटे-छोटे बच्चे जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं उनको भी डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि आप उनको धूप में जो सुबह की मॉर्निंग वाली जो धूप होती है, उसमें आप लेके उनको बैठो ताकि विटामिन डी उनको मिल सके। नहीं तो फिर टूथ डिके मतलब दाँतों का प्रॉब्लम जो होता है, डायबिटीज, रिकेट्स ऐसे प्रॉब्लम उसमें हो सकते हैं। उसके बाद है विटामिन ई जो कि ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। विटामिन ई ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छा होता है और ये स्लोज़ डाउन एजिंग प्रोसेस मतलब कभी-कभी कोई-कोई लोग जो जिनका एज कम होता है, पर चेहरे से ऐसे लगता है कि बहुत एजेड है। तो ऐसे क्यों होता है? क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस भी होते रहते हैं और उसके साथ-साथ जो जीवन सत्व हम खाते हैं, पीते हैं, उसमें से अगर किसी की कमी है, तो वो इफ़ेक्ट तुरंत अपने शरीर पे दिखता है। इसीलिए हमें सब चीज़ों का सेवन करना आवश्यक होता है। उसके बाद है विटामिन के। इट्स रिड्यूसेस रिस्क ऑफ मेंस्ट्रुअल पेन मतलब अगर किसी महिलाओं को मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होता है फिर उसका उसमें अगर जो पेन होता है किसी का पेट दुखता है किसी को ज्यादा ब्लीडिंग हो सकता है तो ऐसे चीजों में भी विटामिन के महत्वपूर्ण रोल निभाता है तो उसके लिए भी आपको अपना आहार जो है वो संतुलित रखना है। संतुलित आहार का एक डेफिनेशन है कि संतुलित आहार मतलब क्या जिसमें आपको ये सब ऐसे मिला-मिला के नहीं कि ये विटामिन सी का हो गया, ये विटामिन ई का हो गया, ऐसे नहीं, पर आपको एक पूरक अन्न जो है, आपका जो अन्न है, वो अच्छा होना चाहिए, उसके साथ-साथ उसमें सभी चीज़ों का समावेश होना चाहिए। जैसे कि दाल, चावल, सब्जी, रोटी, दही और जो भी कुछ हम लेते हैं ज़्यादातर करके सात्विक अन्न जिसे हम कहते हैं, वो खाना चाहिए। अगर आप नॉन-वेज भी खाते हो, तो वो भी अपने से शरीर के लिए अच्छा होता है। और अगर कोई-कोई लोग सिर्फ़ वेजिटेरियन है, तो वो अपने सेवन में पनीर या सोयाबीन ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि उनको जो वहाँ से प्रोटीन्स या मिलने वाले हैं वो इसमें से भी मिल सकते हैं। तो आपको जीवन सत्व जो है वो अपने शरीर में बहुत आवश्यक है और अगर अपने शरीर को सुचारू रूप से अच्छे से चालू रखना है तो हमें जीवन सत्व या विविधतापूर्ण रासायनिक पदार्थों का ऐसा समूह होता है जिसके प्रत्येक पदार्थ की शरीर के विभिन्न कार्य को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए आवश्यकता होती है
मतलब हम बोलेंगे अरे इसका तो कुछ इफ़ेक्ट नहीं है, कुछ फ़ायदा नहीं है, ऐसे नहीं होता है। जीवन सत्व एक ऐसी चीज़ है, या ऐसा रासायनिक पदार्थों का समूह है, जो हमारी प्रत्येक जीवन प्रक्रिया जो है, क्योंकि इस पार्ट में हम पूरा जीवन प्रक्रिया ही पढ़ रहे हैं। तो जीवन प्रक्रिया क्या है? हमारा जो डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है या श्वसन संस्था है, जो भी संस्था है हमारे शरीर में काम करती है, उसको सुचारू रूप से चालू रखना, रक्ताभिसरण है, मतलब ब्लड सर्कुलेशन है जो हार्ट से रिलेटेड है, तो हार्ट, किडनी, लीवर, ये सब हमारे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, महत्वपूर्ण अंग है अपने शरीर के, और उनकी निगाह मतलब उनकी देखभाल करना ये हमारा काम है। इसीलिए हमें जीवन सत्वों का सेवन करना बहुत ही आवश्यक है। मतलब प्रोटीन, स्निग्ध पदार्थ और उनके साथ-साथ जीवन सत्वों का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। उसके बाद है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो है, आपको यहाँ पे चित्र दिखाई दे रहा होगा, पानी का। मतलब हमारे शरीर में जो पानी का महत्व है, वो किसी कुछ अच्छा-अच्छा खाने से भी ज़्यादा महत्व पानी का है, क्योंकि हमारे शरीर में साधारणतः 65 टू 70% पानी होता है। प्रत्येक कोशिका में, कोशिका के द्रव्यमान के लगभग 70% पानी ही होता है। रक्त में भी रक्त द्रव्य के 90% पानी ही होता है। शरीर में पानी की थोड़ी-सी भी कमी हो जाने पर और उसका कोशिका और उसके साथ शरीर का भी कामकाज बिगड़ जाता है। इसीलिए पानी एक पोषक तत्व है, क्योंकि जैसे हम खान-पान पे ध्यान रखते हैं, वैसे पानी भी हमें बहुत पीना है। दिन भर में कम से कम आप ज़्यादा नहीं पर 3-4 लीटर पानी अगर पीते हो तो बहुत अच्छा है। वैसे तो 5 लीटर पानी पीना ही चाहिए, पर उतना होता नहीं है, पर आप 2-3 लीटर कम से कम पानी पी सकते हो दिन भर में, क्योंकि शरीर में उसकी बहुत आवश्यकता होती है। हम बहुत खा रहे हैं पर पानी नहीं पी रहे, तो भी हमारे शरीर को मतलब उसकी कमी महसूस होती है, और पानी अगर चाहिए तो उसको बचाना भी ज़रूरी है। इसीलिए सेव वाटर, सेव नेचर का यहाँ पे एक स्लोगन मैंने दिया है, ताकि हम कभी-कभी पानी वेस्ट भी बहुत करते हैं, और कोई-कोई लोग ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको दर-दर मतलब भटकना पड़ता है पानी के लिए। तो हमारे शरीर में पानी की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि उपरोक्त सभी अगर पोषक तत्वों को हम देखें तो उसके साथ-साथ तंतुमय पदार्थ जो होते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही पोषक कार्य करते हैं, तो उसके साथ-साथ हमें पानी की भी आवश्यकता होती है। रोज़ हमें अपने शरीर को एनर्जी देने का भी काम पानी करता है, क्योंकि हम अगर 2-4 घंटे कंटिन्यू अगर पानी नहीं पिएँगे तो भी हमें वीकनेस लगने लगता है। उसके बाद का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कोशिका विभाजन, जो कि हम आज 2 पॉइंट्स देखने वाले हैं। उसमें का पहला पॉइंट्स था कि हम जो भोज्य घटक खा रहे हैं, उसमें से जो भी ऊर्जा हमें किस प्रकार की मिल रही है, वो हमने देखा। और सेकंड टॉपिक है जो जिसे हम सेल डिवीजन कह सकते हैं, कोशिका विभाजन, वो भी एक बहुत ही आवश्यक जीवन प्रक्रिया का अपने अंग है। तो कोशिका विभाजन यह कोशिका के और सजीवों के अनेक गुणधर्मों से एक बहुत महत्वपूर्ण गुणधर्म है। इसी के कारण एक सजीव से दूसरे नए सजीव का निर्माण होता है। कोशिका जो बनती है, तो एक कोशिका का विभाजन होके ही दूसरी कोशिका बनती है, फिर से उसका विभाजन होके तीसरी कोशिका बनती है। ऐसे ही बहुकोशिकीय सजीव की वृद्धि, उदाहरणार्थ मानव। मानव की वृद्धि भी ऐसी ही होती है, क्योंकि जब अपनी माँ के गोद में या गर्भ में बच्चा पलता है तो एकदम छोटा-सा गोला होता है। उसमें जैसे-जैसे कोशिका वृद्धि होती जाती है, वैसे-वैसे सब अंगों का उसमें निर्माण होता है, और फिर एक फुल बॉडी स्ट्रक्चर उसको आ जाता है। तो वैसे ही बहुकोशिकीय सजीवों के शरीर की वृद्धि हो सकती है, और उसी का काम जो शरीर में होने वाले क्षति को पूरा किया जा सकता है। जब भी कभी हमें चोट लगती है या कहाँ पे जख्म आ जाती है, तो उसे भरने का काम वो ऑटोमेटिकली होता है। देखो, जब भी कि हम दवाइयाँ लेते हैं, पर नैसर्गिक रीत्या भी उसको भरने का काम होता है। तो वो कैसे होता है? तो उसके पीछे शास्त्रीय
रीज़न यही है कि हमारे हमारे शरीर में कोशिकाओं का निर्माण होते रहता है, कोशिकाओं की वृद्धि के कारण ही हमारे शरीर की वृद्धि होती है। तो कोशिका कैसे होती है, उसमें केंद्रक होता है, फिर उसके आजू-बाजू कोशिका प्रद्रव्य होता है, ये सभी को पता है। तो इसके अगर प्रकार देखे जाए तो कोशिका विभाजन के मुख्यतः 2 प्रकार है, समसूत्री विभाजन और अर्धगुणसूत्री विभाजन। तो समसूत्री विभाजन जिसे हम माइटोसिस कह सकते हैं और जिसमें एक डिप्लॉइड केंद्रक है, उसके फिर 2 प्रकार जिसमें विभाजन होके और 2 केंद्रक वाले 2 नई कोशिकाओं का निर्माण किया जाता है और मियोसिस एक है कि जिसमें डिप्लॉइड का मतलब 2 गुणसूत्रों से लेके 4 गुणसूत्रों का निर्माण वहाँ पे मतलब कोशिकाओं का निर्माण वहाँ पे किया जाता है। तो समसूत्री विभाजन शरीर के कायिक कोशिकाओं में और मूल कोशिकाएँ करती है। कायिक कोशिका और मूल कोशिकाएँ जो होती है वो समसूत्री विभाजन का काम करती है और अर्धगुणसूत्री विभाजन के लिए जनक कोशिकाएँ जो होती है, जनन कोशिकाएँ जो होती है, वो उसमें पार्टिसिपेट करती है। तो 2 मुख्य प्रकार है समसूत्री विभाजन और अर्धगुणसूत्री विभाजन जिसको हम माइटोसिस और मियोसिस कहते हैं। तो अभी समसूत्री कोशिका विभाजन क्या होता है? कायिक कोशिका और मूल कोशिकाएँ समसूत्री विभाजन द्वारा ही विभाजित होती है। उसमें समसूत्री विभाजन के भी मुख्यतः वो 2 सोपानों में कंप्लीट होती है मतलब 2 पार्ट्स में वो कंप्लीट होती है। तो पहला पार्ट जो होता है, पहला जो सोपान होता है उसे कहते हैं प्रकल विभाजन या केंद्रक का विभाजन क्योंकि जब तक केंद्रक का विभाजन नहीं होता है तब तक सेल अलग नहीं होती है। और दूसरा होता है परिकल विभाजन जिसको हम साइटोकाइनेसिस कह सकते हैं और केंद्र का विभाजन ऐसे करके पूरा 4 चरणों में पूरा होता है। तो अगर समसूत्री कोशिका विभाजन अगर हम देखेंगे तो 4 उसके पार्ट्स है, 4 अलग-अलग विभागों में उसको बाँटा गया है और उसका पहला जो पार्ट है उसे कहते हैं पूर्वावस्था, प्रोफेज जिसको कहा जाता है, जिसमें मूलतः नाजुक धागे जो होते हैं गुणसूत्र के उसका वलीकरण करके और जिसकी लंबाई छोटी मतलब उसको कंप्रेस किया जाता है, उसको छोटे और आकार में मोटे होकर उसके अर्ध गुणसूत्र की जोड़ी ये बनाई जाती है और फिर तारक केंद्र कोशिकाओं के विपरीत सिरों पर उसका ये होता है जैसे कि आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है ये उसकी सिस्टर क्रोमेटाइड मतलब अर्धगुणसूत्र जो बनते हैं और केंद्र का कैसे विभाजन किया जाता है वो इसमें दिखाया गया है तो केंद्रिका मतलब न्यूक्लियोलस जो है वो लुप्त हो जाता है एक ही होता है उसको अलग किया जाता है और उसके बाद वाला जो है वो है मध्यावस्था जिसे हम मेटाफेज कहते हैं उसमें जो सिस्टर क्रोमेटिड यहाँ पे बना है मतलब अर्ध गुणसूत्र की जो जोड़ी यहाँ पे बनी है उसी को रीअरेंज करके मतलब अवस्था में संरचित होते हुए दोनों तारक केंद्र और गुणसूत्र के गुणसूत्र बिंदु के बीच विशेष प्रकार के लचीलो प्रथिनों के धागे या तुर्क तंतु जिसे हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर जिसको कहा जाता है ये देखो आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि कैसे उसको एक स्पिंडुलर फॉर्म में तुर्क तंतु का जो फॉर्म दिया गया है रचना दी गई है वैसे उसको अलग किया जाता है तो पूर्वावस्था में उसका पहले छोटे-छोटे पार्ट में उसका अलग किया जाता है मतलब आकार बदलता है न्यूक्लियोलस अलग होता है और उसके बाद मेटाफेज जो है उसमें सेंट्रो मतलब गुणसूत्र बिंदुओं का निर्माण किया जाता है उसके बाद है पश्चावस्था पहली अवस्था देखिए हमने पूर्वावस्था, मध्यावस्था और फिर उसके बाद है पश्चावस्था। तो पश्चावस्था क्या होती है? अगर हमने पहले सेल को थोड़ा अलग कर लिया न्यूक्लियोलस को अलग कर लिया, फिर उसमें गुणसूत्र बिंदु का भी स्थापन कर लिया और फिर उसके बाद वाला स्टेप है एनाफेज। एनाफेज मतलब पश्चावस्था में धागों की सहायता से गुणसूत्र बिंदु का विभाजन होकर प्रत्येक गुणसूत्र की अर्ध गुणसूत्र जोड़ी अलग होकर विपरीत दिशा में खींची जाती है जैसे कि हम अगर किसी को कोई गोला बनाते हैं हम आटे का तो उसको अगर दो टुकड़े में बांटना है तो हम क्या करते हैं उसका ऐसे मोड़ते हैं
तो मतलब उसके 2 पार्ट्स करते हैं अलग-अलग। तो पश्चावस्था में वही होता है जो अलग-अलग न्यूक्लियोलस या केंद्रक बने रहते हैं, वो वहाँ से टूट जाते हैं और 2 अलग गुणसूत्रों में उसका विभाजन होता है, जिसे संतति गुणसूत्र कहा जाता है। और उसके दोनों प्रकार गुणसूत्रों के 2-2 समूह कोशिका के दोनों सिरों पर पहुँचाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है आपको एनाफ़ेज़ 1, तो एक सिरे पे एक टुकड़ा, एक सिरे पे दूसरा टुकड़ा, फिर एक सिरे पे एक टुकड़ा, एक सिरे पे दूसरा टुकड़ा, ऐसे उसमें एनाफ़ेज़ जिसे पश्चावस्था हम कहते हैं, वैसे उसका विभाजन किया जाता है संतति गुणसूत्र में। और लास्ट वाला पॉइंट उसमें का है, उसे कहते हैं अंत्यावस्था, मतलब टेलोफ़ेज़ जिसे कहा जाता है। तो अंत्यावस्था में कोशिका के दोनों सिरों तक पहुँचे हुए गुणसूत्र अब विसंघनित हो फुल मतलब अनफ़ोल्डिंग उसको किया जाता है, डिकंडेंसेशन उसका होता है। अलग-अलग पूरी तरीके से अलग उसको किया जाता है, जिसमें एक नया केंद्रक बनता है, जिससे वे फिर से नाज़ुक धागों के जैसे पतले होकर लुप्त हो जाते हैं। और दोनों सिरों, ये देखो ये दोनों सिर जो दिख रहे हैं उसके 8 अंक जैसे दिख रहा है, तो एक गोला ऊपर और एक नीचे, ऐसे 2 अलग-अलग उसमें सिरे बनते हैं। और गुणसूत्रों के समूह के चारों ओर केंद्रक आवरण का निर्माण होता है। मतलब इधर अलग एक केंद्रक निर्माण होता है और दूसरे में अलग निर्माण होता है, जिसे हम डॉटर न्यूक्लियाई की निर्मिति कह सकते हैं। तो संतति केंद्रक में केंद्रिकाएं भी दिखाई देने लगती है। तुर्क तंतु पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। जो तुर्क तंतु होता है, जो बीच में होता है, वो पूर्ण तरीके से नष्ट हो जाता है। और 2 केंद्रक वाले अलग-अलग कोशिकाएँ वहाँ से विभक्त हो जाती है, अलग हो जाती है, टूट जाती है। मतलब 2 अलग-अलग कोशिकाओं का निर्माण वहाँ पे होता है। तो जो समसूत्री कोशिका विभाजन है, उसके ये पाँचों पॉइंट्स जो है, जिसमें पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था, ऐसे चारों प्रकार उसमें दिखाए गए हैं। और उसके बाद जो जनन कोशिकाओं द्वारा होता है, जिसे हम अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, मियोसिस जिसे कहा जाता है, वो भी 2 सेक्शन में होता है, 2 पार्ट्स में होता है। अर्धसूत्री विभाजन भाग 1 और अर्धसूत्री विभाजन भाग 2। तो अर्धसूत्री विभाजन भाग 1 का जो चरण होता है, उसमें सजातीय गुणसूत्रों का या जनुकीय विचरण का समावेश होता है, जिसे हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। उसमें भी आपको पश्चावस्था, मध्यावस्था, ये सब अवस्थाएँ दिखती है। और फिर लास्ट में जो साइटोकाइनेसिस या गुणसूत्रों का विचरण होता है जनुकीयों का, तो विभाजित होकर 2 अगुणित कोशिकाएँ इसकी बनती है, जिसको हम अर्धगुणसूत्री विभाजन का अर्धसूत्री विभाजन भी कहते हैं, जिसका पहला पार्ट जो होता है, जिसमें केंद्रिका विभाजन, कोशिका विभाजन किया जाता है। और दूसरा जो पार्ट है, उसे हम अर्धसूत्री विभाजन भाग 2 कहते हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन भाग 2 जो है, वो सेम टू सेम अपने इसके जैसे ही है, जैसे कि हमने समसूत्री विभाजन में देखा। तो अर्धसूत्री विभाजन जो होता है, भाग 2 में देखो यहाँ पे दिखाया गया है आपको प्रोफेज, मतलब पहला जो स्टेप है वो दिखाया गया है, उसके बाद क्रोमैटिड का सेपरेशन दिखाया गया है, उसके बाद हैप्लॉइड ऑफस्प्रिंग, मतलब 2n जिसको हम कहते हैं द्विगुणित, एक द्विगुणित गुणसूत्र बनता है। और उसको वो द्विगुणित का फिर से विभाजन होके 4 गुणसूत्रों का अलग, मतलब जिसको हम नवजात कोशिकाएँ या डॉटर सेल्स कहते हैं, उसका निर्माण किया जाता है। जो समसूत्री विभाजन में भी सेम टू सेम था कि आपको पहले जो एनाफ़ेज़ में हुआ था कि आपको संतति गुणसूत्रों का विभाग पहले किया जाता है, विभाजन किया जाता है, उससे हैप्लॉइड और फिर द्विगुणित गुणसूत्रों अगुणित कोशिकाएँ बनती है। और उसी को हम उसमें इस कोशिका के विभाजन में सजातीय, जो सजातीय सजातीय सबको पता है, सजातीय का अर्थ सभी को पता है कि सजातीय मतलब सेम गुणधर्म वाला, जिसे हम सजातीय कहते हैं। तो अर्ध गुणसूत्री विभाजन का जो भाग 2 है, यह समसूत्री विभाजन के जैसे ही होता है। इसमें भाग 1 में तैयार हुए जो दोनों अगुणित कोशिकाओं का विभाजन होकर उससे 4 अगुणित कोशिकाएं बनती है। जैसे कि हमने ये स्लाइड में देखा कि कैसे 4 अगुणित कोशिकाएँ बनती है। ये देखो यहाँ पे 2 अगुणित कोशिकाएँ बनी थी, उसके बाद
4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण किया जाता है। तो वो अर्धगुणसूत्री विभाजन पार्ट 2 में मतलब दूसरे भाग में इसका ये किया जाता है। तो उसे 4 अगुणित कोशिकाएँ बनती है। उसके बाद युग्मक और बीजाणु का निर्माण होने वाली जो प्रक्रिया होती है, वो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा ही होती है। इस कोशिका विभाजन की पद्धति में एक द्विगुण जिसे हम डिप्लॉइड द्वि मतलब 2 इसीलिए डिप्लॉइड कहा जाता है। कोशिका से अगुणित कोशिका बनती है, जिसको हम हैप्लॉइड कहते हैं। तो और जो ये भी इस कोशिका विभाजन के समय सजातीय गुणसूत्रों में अगर क्रॉसिंग होता है तो होकर जनकों का पुनर्संयोग इसमें किया जाता है, जिसे ही हम रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। और जिससे बनने वाली चारों संतति कोशिकाएं नवजात कोशिकाएं जनुकीय दृष्टि से जनक कोशिका मतलब जिसके हम पेरेंट सेल कहते हैं और वो एक दूसरे से अलग हो जाती है और पूरी तरह से संतति कोशिकाएं या संतति सेल्स जो होती है जेनेट जीन्स वो बनते हैं। और इसी सब में हमें देखो यहाँ पे एक चित्र दिखाई दिया है जो कि आपके पाठ्य पुस्तक में भी है। गुणसूत्रों का आकार कैसे होता है, उसमें जो ऊपर के सिरे में 2 पार्ट होते हैं उसको पी भुजा कहा जाता है। नीचे की जो भुजा होती है उसको क्यू भुजा कहा जाता है। सेंटर में जो होता है वो गुणसूत्र बिंदु होता है जिसको सेंट्रोमियर कहते हैं। और बाजू में ये अ क्रोमैटिड जो है मतलब क्रोमोसोम जो है और उसके एक धागे से फिर डीएनए जो हमने आनुवंशिकता और उत्क्रांति में भी देखा था कि डीएनए का फॉर्मेशन कैसे होता है और फिर यहाँ से एक धागे जैसे स्ट्रक्चर निकलता है जिसको हम डीएनए कहते हैं और जिसमें एडेनाइन साइटोसिन थायमिन ग्वानिन ये सब कंटेंट उसमें रहते हैं। तो जो गुणसूत्र का पार्ट है वो अ, हमें यहाँ पर भी काम में आता है। गुणसूत्र निर्माण होते हैं, गुणसूत्रों का निर्माण किया जाता है और एक-एक गुणसूत्र होता है, ये सिंगल-सिंगल गुणसूत्र है। इसके साथ फिर दूसरा गुणसूत्र बनता है। एक सिरे पे डीएनए का रेंज जाता है और दूसरे से यहाँ पे फिर से एक के साथ मतलब कड़ी पूरी कड़ी चेन रहती है वो। उसको हम अ, तो गुणसूत्र का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखाया गया है और उसको अच्छे से आपको देखना है और फिर मध्यावस्था, पश्चावस्था जो भी कोई है, तो उसका हमें पढ़ाई करना है। तो हमें अर्धसूत्री विभाजन का जो भाग 2 है, वो सेम टू सेम समसूत्री विभाजन के जैसा ही है। और उसमें डिप्लॉइड और हैप्लॉइड प्रकार का कोशिका विभाजन किया जाता है और नवजात कोशिकाओं का भी निर्माण वहाँ पे किया जाता है। अगर हमें कोशिका विभाजन देखना है, तो हम एक प्रयोग कर सकते हैं, प्रयोगशाला में तो नहीं कर सकते अभी, पर एक यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट आपको आपके पाठ्य पुस्तक में भी दिया है कि प्याज अगर काटते हैं हम, तो वो अगर हम माइक्रोस्कोप के अंडर देखते हैं, उसमें आयोडीन या ऐसी उसकी बूंदें डाल के स्लाइड अगर हम बनाते हैं और उसको अगर हम अंडर माइक्रोस्कोप देखते हैं, तो उसमें ये विभाजन अच्छी तरीके से दिखता है और उसकी आकृति आपको पाठ्यपुस्तक में भी दी गई है कि कैसे सेल डिवीजन उसमें होता है और अलग-अलग प्रकार की कोशिका मतलब समसूत्री विभाजन के विभिन्न चरण आपको उसमें दिखाई दे सकते हैं। तो डॉटर सेल, रिकॉम्बिनेशन और हैप्लॉइड और डिप्लॉइड ये सब टर्म्स जो है, ये सब कॉन्सेप्ट्स जो है वो आपको ध्यान में रखने हैं और उसी से ही हमें अर्धगुणसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन ये सब ध्यान में आ सकता है। तो हमने आज जो भी पढ़ा है उसमें हमने पहले देखा कि भोजन के विभिन्न घटकों से हमें जो प्रोटीन है, स्निग्ध पदार्थ है, वो सबका हमें सेवन करना बहुत ही आवश्यक है अपने शरीर के लिए। उसके साथ-साथ पानी की आवश्यकता बहुत होती है। उसके बाद कोशिका विभाजन जो है, सेल डिवीजन हम जिसे कहते हैं, तो उसमें एसेंशियल पार्ट्स जो है अपने जीवन प्रक्रिया का, तो उसमें समसूत्री विभाजन और अर्धगुणसूत्री विभाजन, ये दोनों का समावेश किया जाता है। तो आपको समसूत्री विभाजन और अर्धगुणसूत्री विभाजन ये दोनों को ध्यान में रखना है। सेल विभाजन कैसे होता है वो ध्यान में रखना है। उसके बाद उसमें जो कोशिकाओं की निर्मिति की जाती है वो कैसे की जाती है ये
ये डायग्राम्स जो है वो आपको पाठ में भी दी गई है, कैसे डिप्लॉय मेटाफेज में कैसे होता है, पश्चावस्था में, मध्यावस्था में क्या-क्या चीजें होती है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे दिया गया है। तो उसका अच्छे से पढ़ाई करना है और कोशिका विभाजन को भी अच्छे से पढ़ना है। धन्यवाद। किसी को कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हैं। हेलो, 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 हेलो सर। बच्चों आपको आवाज आ रही है मेरी? अंकित दुबे। हेलो मैम। हेलो, हाँ आपको आवाज आ रही मेरी? हाँ मैम आ रही है। हाँ पूछिए, आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है। मैम, युग्मक कोशिकाएं 2n होती हैं या n होती हैं, क्यों? हेलो, आवाज बहुत आ रहा है बेटा, आपका आवाज अच्छे से सुनाई नहीं